जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं। यूटी के तकरीबन 45 मकामात पर कौमी जांच एजेंसी ने जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे मारे। बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, बडगाम, शोपियां, कुलगाम, बांडीपुरा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी समेत दीगर मकामात पर एनआईए ने सुबह सवेरे कार्रवाई अंजाम दी। नादिगाम शोपियां में जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर भी छापा मारा गया। इसके अलावा बारामूला में जमात से जुड़े अब्दुर्रहमान शाला को हिरासत में लिया गया है। जराये के मुताबिक इस दौरान एनआईए ने कई दस्तावेज और डिजिटल आलात भी जब्त किए हैं। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ ये अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मरकजी हुकूमत ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर दी थी। मुसलमान सीए गांवकशी पर पाबंदी के कानून का इस्तकबाल करें। इन कवानीन से मुसलमानों को परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने बेंगलुरु में ये बात कही। जमाल सिद्दीकी ने कर्नाटक अक़लियती मोर्चा की मजलिस आमला का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला बसवराज मुंबई के इजलास का इफ्तिताह करना था, लेकिन वज़ीर आला ने इजलास में शिरकत नहीं की। हुकूमत की जानिब से वज़ीर बराए आला तालीम अश्वत नारायण ने शिरकत की। अश्वत नारायण ने कहा कि उनकी हुकूमत अक़लियतों की तालीमी और माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। 85% लोगों को सीए से तकलीफ नहीं है, तो हम 15% क्या तकलीफ है? कौन सी हमारी ज़मीनें ले रहे हो आके? और जो सीए बना है 2019 तक जो लोग आए हैं बाहर देशों से, उनको नागरिकता देने की बात कर रही है। और मैं तो ये कहता हूँ मुसलमान को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए था, लेकिन जो मुसलमान यहाँ रहना चाहता था हमारे हिंदू भाइयों ने स्वागत किया, उनको उनकी रक्षा की, उनको रोजगार दिया, उनको भागीदार बनाया। आज मुसलमान बराबर का भागीदार है। इसमें निर्णय ले गया और इस तरह अल्पसंख्यक लोगों को मजबूत करने के लिए जो भी कार्यक्रम सरकार बनाना है, programs have been given by Government of Karnataka or Government of India. We need to take it forward and reach out to all the minority community members, citizens, and ensure they get the best of the benefits out of these programs. इसमें क्या है कि एक नुमाइंदा हमारा भी हो, और इसके लिए हमें भी तो तैयार होना चाहिए ना। खाली एक खास थोड़ी बस्ती है, और हमारी तरफ से भी बहुत सी खामियां हैं, तो खामियों को जो है दुरुस्त करने के बाद में जो है हम भी सीना ठोक के पूछ सकते हैं ना कि भाई हमें भी एक नुमाइंदा। और पूछने से पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घर से बुला के जगह देते, सीट देते हैं, टिकट देते हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइन की दफ़ा 341 पर मबनी मजहबी पाबंदी हटाने का मुतालबा किया गया। साथ ही कहा गया कि उत्तर प्रदेश के लोगों को नाइंसाफ़ी और हक तलफी के खिलाफ बेदार किया जाएगा। महाज ने रियासती सदर की क़यादत में तहरीक को वसअत देने का भी फैसला किया है। कानपुर में शिया और सुन्नी बरादरी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी के जरिए जारी की गई गाइडलाइंस पर एतराज़ जताया था और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतजामिया की मीटिंग में शिरकत न करने का फैसला किया था। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का कहना है कि मजहबी मकामात पर सिर्फ 50 अफराद के जमा होने की इजाज़त है और किसी भी तरह के जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है। इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने बातचीत की। उत्तर प्रदेश शासन ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद सिया समुदाय और सुन्नी समुदाय में आपत्ति हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये तय हुआ कि वो किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। हमारे साथ कमिश्नर साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपने भी गाइडलाइन जारी की है, लेकिन यहाँ पर जो बैठक हुई है सिया और सुन्नी समुदाय के लोगों की, उनका कहना है कि वो लोग किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, और आपकी क्या गाइडलाइन है? गाइडलाइन वो है जो शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं। सिंपल तौर पे अगर देखें तो किसी भी धर्मस्थल में 50 से लोगों के एक साथ एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। यानी कोई मजलिस या ऐसा कोई कार्यक्रम है वो धर्मस्थल पे हो सकता है। इसके अतिरिक्त जैसा सभी त्योहारों में किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का जुलूस,
कोई मेला, कोई दंगल और कोई ऐसे जो करतब होते हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध है और सभी लोगों ने इसको माना भी है। प्रत्येक थानावार इसकी बैठकें हो रही हैं, कहीं पे थाने पे, कहीं पे ऑनलाइन, दोनों में ही लोग शामिल हो रहे हैं। किसी चंद लोगों ने कहा होगा ऐसा कि वो सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन हर थाने पे हमारा अनुभव है कि लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं और जो गाइडलाइन है उस पर कहीं किसी को प्रतिवाद नहीं है, लोग खुशी से उसको मानने के लिए तैयार हैं। सर, आपने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें ताजिया ना रखने की भी बात है, लेकिन जो मीटिंगें हाल ही में हुई हैं उसमें तय हुआ कि ताजिया रखी जाएंगी कई इलाकों में, तो इसको लेकर अगर कोई इस तरह के ताजिया रखता है तो किस तरह की कार्रवाई? ताजिया रखने का मतलब है ताजिया निकालना, और क्योंकि जुलूस पे या करबला में एकत्रित होने पे प्रतिबंध है, केवल धर्मस्थल यानी मस्जिद में इस केस में 50 लोग एकत्रित हो सकते हैं। सो ये बड़ी क्लियर गाइडलाइन है कि ताज़िया को लेकर के कोई जुलूस नहीं निकलेगा, इसलिए सभी लोगों से निर्देश है कि ऐसा कोई काम ना करें जो गाइडलाइन के विपरीत हो। और जैसे बाकी सभी त्यौहार मन रहे हैं कोविड की सुरक्षा करते हुए, उसी प्रकार से मुहर्रम भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो जिस तरह से आपने देखा कि पुलिस कमिश्नर साहब का साफ तौर से कहना है कि मुहर्रम को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उस पर अमल किया जाना चाहिए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र हुकूमत और आम रिटेल दुकानों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर शराब फरोख्त करने का मंसूबा बना रही है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने इस पर अपने खदशात का इजहार करते हुए वज़ीर आला से अपने इस मंसूबे पर नज़रसानी की अपील की है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने वज़ीर आला को लिखे ख़त में कहा कि हमें रियासत के शहरियों के वसी तर मफाद में इससे शदीद सदमा पहुँचा है। हम ये बात कहने के में हक़ बजानिब हैं कि शराब तमाम बुराइयों की माँ है। यही अहम वजह है कि जिसकी बुनियाद पर पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के पीने और उसके फ़रोख्त को हराम करार दिया। हुकूमत महाराष्ट्र ने अभी एक सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक हुकूमत अब डिपार्टमेंटल स्टोर में और आम दुकानों पर शराब फरोख्त करेगी। जमात इस्लामी महाराष्ट्र इसको गलत समझती है, इसलिए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई वो ये है कि शराब ये बुराइयों की जड़ है, जननी है। और आप जानते हैं कि इस वक्त शराब की वजह से बहुत सारे नुकसानात हमारी रियासत को भी और पूरे मुल्क को हो रहे हैं। एक रिपोर्ट WHO की जो हमारे सामने आई है वो चौंका देने वाली है। उस रिपोर्ट के मुताबिक शराब नोशी से 2,60,000 हिंदुस्तानियों की जान जाती है हर साल। इसमें से 1 लाख सड़क हादसे में लोग मरते हैं, कैंसर से 30,000 लोग मरते हैं और भी बहुत सारे मसाइल शराब की वजह से होते हैं। शराब की वजह से कई घर तबाह हो रहे हैं। जमात इस्लामी महाराष्ट्र हुकूमत महाराष्ट्र से ये मुतालबा करती है कि जो उन्होंने अभी हुक्मनामा जारी किया है या करने वाली है तो वो इस पर असर नौ गौर करें, इसलिए कि शराब की वजह से उनके रिन्यू में इजाफा तो ज़रूर होगा लेकिन इसके परिणाम इंतहाई ख़तरनाक होंगे। हम हुकूमत महाराष्ट्र से ये अपील करते हैं कि वो छोटे मुनाफे की बुनियाद पर रियासत का कोई बड़ा नुकसान ना करे। एक मरतबा फिर हम उद्धव सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया है कि वो रिटेल दुकानों पर और डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब फरोख्त करने जा रहे हैं उस पर वो नजरसानी करें। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम भी जारी है। टीकाकारी में पटना ने रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड एक दिन में सबसे ज्यादा टीका लगाने का है। पटना में एक दिन में 1,36,560 लोगों को टीका लगाकर मुल्क में पहले मकाम पर है। पटना जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम शुरू की थी। 550 जगहों पर टीकाकारी के कैंप लगाए गए थे। कोरोना की दूसरी लहर जारी है। तीसरी का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लोग अब लापरवाह होते जा रहे हैं। जनूबी हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो रही है और ट्रेन और सड़क के रास्ते अहमदाबाद पहुंचने वालों की कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है।
बड़ी तादाद में मजदूर भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। अगर वक्त रहते इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये लापरवाही महंगी पड़ सकती है। कोरोना के केस गुजरात में कम है, लेकिन उसकी लापरवाही देखने को भी मिल रही है, क्योंकि कोरोना का केस कम होने के बाद लोग बेफिक्र हो गए और प्रशासन भी लापरवाही। क्योंकि अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर साउथ इंडिया में भी लगातार कोरोना का केस बढ़ता ही जा रहा है, वहाँ से भी लोग आते जाते रहते हैं, गुजरात में एंटर होते हैं। लेकिन गुजरात में जो एंटर होने वाले प्रवासियों का ना तो टेस्टिंग हो रहा है या तो थर्मल गन से भी स्कैनिंग हो रहा है। इसकी लापरवाही बता रही है कि आने वाले दिनों में गुजरात में जो लापरवाही है तंत्र की या लोगों की बेफिक्रता भारी पड़ सकती है। कैमरामैन खेगर राठौड़ के साथ विभू पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, अहमदाबाद। कोरोना गाइडलाइन को लेकर सूरत में भी लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। खासकर बाहर से आने वाले मजदूरों की चेकिंग नहीं होने से मजीद खतरा बढ़ गया है। बड़ी तादाद में यहां भी मजदूर पहुंच रहे हैं, ना तो चेकिंग हो रही है और ना कोरोना गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर दक्षिण भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हर रोज के 20,000 से अधिक केस आ रहे हैं। वैसे में सूरत की बात की जाए तो सेकेंड लहर के बाद सूरत के एंट्री पॉइंट पे लगातार लोगों का टेस्टिंग हो रहा था। ट्रेन में आने वाले मुसाफिरों को फर्जिया टेस्टिंग किया जा रहा था, मगर जिस तरह से दक्षिण भारत से लोग लगातार सूरत में आ रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेन में 1500 से अधिक लोग आ रहे हैं, लेकिन 10% 100 या 200 लोगों का टेस्टिंग हो रहा है। आप सामने देख रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेन के 80% मुसाफिर ऐसे ही बिना टेस्टिंग के बाहर निकल जा रहे हैं। जिस तरह से महानगर निगम ने सूरत के रेलवे स्टेशन पे धनवंतरी रथ खड़े किए हैं टेस्टिंग के लिए, मगर कोई आदमी खुद चल के आता है तो ही उसका टेस्टिंग किया जाता है। और दूसरा, एक धनवंतरी रथ में 200 किट दी जाती है। हालांकि एक ट्रेन में 1500 से अधिक लोग आते हैं। वैसे में नगर निगम की ओर से टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है 10% होने के चलते। दक्षिण भारत से आने वाले लोग कोरोना लेके सूरत में आ रहे हैं और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर नगर निगम की गलतियों के चलते सूरत में हावी होने की संभावना दिख रही है। कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। गुजरात में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। बॉन्ड के मामले को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हुकूमत ने बॉन्ड में कुछ तब्दीली की है, जिसको लेकर जूनियर डॉक्टर नाराज हैं। इन डॉक्टरों का कहना है कि हुकूमत अपने वादे से पलट गई है। कोरोना के दौर में हुकूमत ने वादा किया था कि आखिरी साल में तालीम हासिल कर रहे तलबा की तैनाती सरकारी अस्पताल में की जाएगी और उनकी ड्यूटी को डबल तस्वुर किया जाएगा, लेकिन अब हुकूमत अपने वादे से पीछे हट रही है। हुकूमत ने सभी डॉक्टरों को ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। देखो, हमने दायरे का स्ट्राइक नहीं किया है। पहले बातचीत के मोड अपनाया था, पर उन्होंने कोई बातचीत हमसे से किया नहीं है। पुलिस फोर्स लगा के हमको भगा दिया था। फिर हमने टोकन स्ट्राइक किया, उसमें भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर सब बंद किया है, पर फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है गवर्नमेंट तक। देखो, अभी तो हम जितना कर सके, मतलब ब्लड स्ट्राइक कंटिन्यू ही रखेंगे। और फिर हमको जो सम्मान दिया हुआ है, जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है, वो हम वापसी करेंगे। जामनगर जो बात रही, जामनगर और भावनगर में जो लाइट कनेक्शन और वाटर सप्लाई जो बंद किया है, उसके अगेंस्ट में जो यहाँ पे बीजे में भी, ये अहमदाबाद में भी जो बंद करेंगे, तो हम लोग इतने स्ट्रांग इनफ है कि वी विल फाइट अगेंस्ट द वाटर शॉर्टेज ऑफ द वाटर सप्लाई। और हम लोगों ने ऑलरेडी हमारी रेसिडेंसी, फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी कंप्लीट की है। जो फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी जो डॉक्टर्स होंगे उनको पता होगा कि फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी इन बीजे मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद इज़ हाउ मच डिफिकल्ट। सो वी आर स्ट्रांग इनफ कि हम लोग भी ये भी फाइट कर लेंगे। एक्चुअली जो कोविड टाइम पे गवर्नमेंट ने वादा किया था रेजिडेंट डॉक्टर से कि जो 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद में जो बॉन्ड होता है, 1 ईयर बॉन्ड होता है, तो वो 6 महीने ड्यूटी करने पे 1 ईयर बॉन्ड रिलीव करने का गवर्नमेंट का वादा था। तो अभी उसी बात से गवर्नमेंट पलट रही है कि मतलब जो हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर है जो यहाँ से पास आउट है, उनको यहाँ पे CSC या फिर PSC वहाँ पे पोस्टिंग दी जा रही है। एक्चुअली जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है या फिर जनरल सर्जन है, वो CSC पे जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट की, एक सर्जन वहाँ पे जाके करेगा क्या? या तो गवर्नमेंट वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, या फिर जो मतलब गवर्नमेंट का वादा था कि जो 6 महीने 1:2 का वो है, वो अपना निभाए वादा, वही हमारा वो।
अजमेर में गुज़श्ता शब जयपुर रोड रेस्टोरेंट पर 2 दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। इन लोगों ने रेस्टोरेंट के मुलाजमीन से मारपीट की। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। ये लोग रात 9 बजे रेस्टोरेंट में आए और यहाँ पार्टी करना चाह रहे थे, लेकिन इन लोगों को कोविड के ज़ाब्ते के मुताबिक पार्टी की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद रात 11 बजे ये तलबा लाठी डंडों के साथ आए और रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। कोरोना का हवाला देते बोला हम अलाउड नहीं करेंगे, बोला हमारे लिए डीजे बजाओ, हमारे लिए पार्टी, हम पार्टी कर लेंगे, हम सब संभाल लेंगे, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। प्यार से समझा रहे थे, गाड़ी गलोच पे आ गए वो, तो उनको हमने निकाल दिया, तो उनको ईगो हर्ट हो गया और करीब थोड़ी देर में मैंने यहाँ सिविल लाइन थाने में फ़ोन कर दिया। गाड़ी आ गई पुलिस की गाड़ी आई, तो फिर वो 30-40 जने तो पुलिस वालों ने उनको भगा दिया। तो करीब रात्रि करीब 11:30 करीब वो 100 से 150 जेएलएन स्टूडेंट, जिसमें एक का नाम है लोकेश प्रजापत, पुष्कर का बता रहा हूँ, जेएलएन का 2nd ईयर या 1st ईयर का स्टूडेंट है, पीजी का। वो आए और उन्होंने तोड़फोड़ की, रेस्टोरेंट में काफ़ी नुकसान कर दिया, फ्रिज तोड़ दिए, टेबल कुर्सियाँ तोड़ दी, कर्मचारियों से मारपीट की। रात्रि को पुणे 11 बजे के लगभग 100-150 स्टूडेंट वापस आए। जो मिर्च मसाला रेस्टोरेंट संचालक बता रहा है कि करीब लड़कों के हाथ में होकियाँ डंडे वगैरह थे, जो आए वापस से लड़ाई करने की मंशा से, और उस समय फिर पुलिस पुणे आ गई थी, इसलिए ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, जिस पर सामान कुछ नहीं किया। रेस्टोरेंट के अंदर फ्रिज वगैरह और जो भी एसेसरीज की कई जगह तोड़फोड़ किए, काफ़ी नुकसान किया। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम नज़दीक है। ऐसे में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए अक़ीदतमंद रोज़े हुसैन की नकल में ताज़िया बना रहे हैं। अजमेर दरगाह में भी ताज़िया तैयार किया जा रहा है। अजमेर शहर का सबसे बड़ा ताज़िया खादिमों के अंजुमन की जानिब से तैयार किया जा रहा है। दरगाह के बुलंद दरवाजे के करीब सबसे बड़े ताज़िए की तैयारी जारी है। इस ताज़िए को बनाने में अब्दुल खलील 3 महीने से लगे हुए हैं। इनकी 7वीं पुश्त है जो इस काम को अंजाम दे रही है। ये इस वक्त ताज़िया शरीफ जो बनाया जा रहा है दरगाह शरीफ में, अंजुमन सैयद ज़ादान की जानिब बनाया जा रहा है। इसको हम ईद के, ये रमज़ान के बाद 11 तारीख आती है ईद के महीने की, उस दिन से हम इसको शुरू करते हैं। पहले बांस लाया जाता है अच्छे किस्म का, उसके बाद में सफाई करके इसको तैयार किया जाता है। इस वक्त अभी बंदिश का काम चल रहा है, और इसके बाद में वाइट कागज़ जो होता है बहुत उम्दा किस्म का, वो लगाया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे डेकोरेशन की गोल्डन पन्नी वगैरह जो होती है वो लगाई जाती है। ये हमारी बनाने का टाइम है, हमारी 7वीं पुश्त है, नस्ल जिसको कहते हैं, और ये तमाम इसका सरफा और जितना भी ख़र्चा होता है अंजुमन सैयद ज़ादान खुद्दाम ख्वाजा साहब के जो हैं वो देते हैं। और अब बात ओलंपिक में कमाल करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। टोक्यो ओलंपिक में इनफरादी तौर पर मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए बायजूस ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक मुल्क को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को बायजूस की जानिब से 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि दीगर इनफरादी तौर पर मेडल पाने वालों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान बायजूस की तरफ से किया गया है। मतलब ये कि मीराबाई चानू, रवि कुमार देवजा, लोलिना, पीवी सिंधु और बजरंग पुनिया के लिए 1-1 करोड़ का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए बायजूस की तरफ से सबसे पहले इनाम का ऐलान किया गया, क्योंकि बायजूस का मानना है कि मेडल से दुनिया भर में न सिर्फ हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा, बल्कि मुल्क के दीगर खिलाड़ियों के हौसले भी बुलंद होंगे। बायजूस के बानी और CEO बायजूस रविंद्रन ने कहा कि कौम की तामीर में खिलाड़ियों का अहम रोल होता है, इसलिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई 4 साल में एक बार नहीं बल्कि हर रोज होनी चाहिए। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से राहत मिली है। कई दिनों से लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही थी। आज हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी बारिश का इम्कान है। इससे पहले जो बारिश हुई थी, इससे दिल्ली में मामूलात ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थी और आमदरफ्त में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गरीब खानदान और बेघर अफराद के लिए उनकी सरकार संजीदा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के सरकार ने रैन बसरों की हालत बेहतर की और रहने के लायक बनाया। साथ ही जब जब ज़रूरत पड़ी लोगों को खाना भी फराहम किया। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि अक्षय पात्रा नामी तंजीम अब दिल्ली सरकार के साथ मिलकर
सभी लोगों के लिए फूड प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। अब दिल्ली में कोई भी भूखा नहीं सोएगा और खुले आसमान के नीचे गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने के लिए मजबूर नहीं होगा। लोग जो सड़क के किनारे सोने पे मजबूर होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो लोग सर पे छत पाने के लिए, मौसम से बचने के लिए रैन बसेरों में आते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सबसे गरीब लोग रैन बसेरों में रहते हैं। ये लोग किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। इनमें से मैक्सिमम लोगों के वोट नहीं बने हुए। तो कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। दिल्ली क्या, पूरे देश में इस तबके की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने सबसे पहले रैन बसेरों की तरफ अपना ध्यान दिया। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पिछले 6-7 साल में हमारी सरकार ने इन रैन बसेरों की हालत इतनी अच्छी कर दी है कि अब जो लोग इन रैन बसेरों को देखने आते हैं, वो अपने आप कह उठते हैं कि यार, दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए कुछ किया तो है। पहले कोई भी गरीब आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी इन रैन बसेरों में आके रहना नहीं चाहता था। इतनी बुरी हालत थी, टॉयलेट्स की बुरी हालत थी, पानी नहीं मिलता था पीने का, नहाने की का इंतजाम नहीं था, किसी चीज का इंतजाम नहीं था। मैंने और मंत्री जी ने खुद कई रैन बसेरों में जाके इसका इंस्पेक्शन किया। पिछले 6-7 साल में आपने सर्दियों के महीने में अखबारों में ये खबर अब पढ़नी बंद हो गई होगी। अब कोई अखबारों में खबर नहीं आती कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को डांटा। वो अब पुरानी बात हो गई है। अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कोविड के महीनों में, कोरोना के टाइम में हमने रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को भोजन का भी इंतजाम करना शुरू किया था कि उनको दोनों वक्त का भोजन मिले। सरकार ने इंतजाम किया था। अब मुझे बेहद खुशी है कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन सामने आया है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन, आप लोग सब लोग जानते हैं, इस्कॉन टेम्पल जो है उनकी संस्था है। धर्म का काम करते हैं, असली धर्म का काम करते हैं। असली धर्म का काम मतलब भूखे को खाना खिलाना असली धर्म है, वो काम करते हैं। और इनका जो मोटो हर जगह लिखा होता है कि किसी को भी भूखे नहीं सोने देंगे हम, ये इनका मोटो है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।